नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन यूपी पुलिस जो अभी री एग्ज़ाम हुई है उसके 25 अगस्त को जो पेपर शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। और उससे पहले एक नॉर्मल जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। शिक्षक दिवस और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर सक्सेस विद श्याम सर के जितने भी कोर्सेज है, अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, रामानुजन बैच, स्पेशल अर्थमेटिक बैच, स्पेशल एडवांस बैच। ठीक है, ये सभी बैच पे 75% डिस्काउंट है। सारे के सारे बैचों पे 75% का भी डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट दोस्तों 10 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद में फिर वही नॉर्मल इनकी रेट रहेगी। रामानुजन 1999 की बजाय 499 में है, स्पेशल अर्थमेटिक 999 की बजाय 249 में है और स्पेशल एडवांस 1499 के बजाय 349 में। ये आपके लिए एक अभी ऑफर चल रहा है, 10 सितंबर तक है, तो जो भी इसको परचेज करना चाहें कर सकते हैं, डिले ना करें। देखो दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग का एक कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। इंग्लिश जो पेपर है, इंग्लिश पेपर पढ़ने वाले हैं 21, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के पढ़ते हैं और 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं और 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, इन तीनों का एक कंबाइंड वेन डायग्राम बना देता हूँ। तीनों का एक कंबाइंड वेन डायग्राम बना दिया। ये इंग्लिश हो गया, ये दोस्तों हिंदी हो गया और ये लोकल लैंग्वेज जो है वो हो गया। हिंदी पढ़ने वाले टोटल, अंग्रेजी पढ़ने वाले 21 है, हिंदी पढ़ने वाले टोटल 26 है और क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 29 है। 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं, 14 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों में पढ़ने वाले 15 व्यक्ति हैं और 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 12 हैं और 8 ऐसे हैं जो सभी प्रकार के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अपन ने इसका पूरा एक वेन डायग्राम बना लिया। तो अगला पूछ रहा है कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पढ़ते हैं। केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पढ़ने वाले टोटल है 29, उसमें से उनको निकाल दो जो इनके साथ भी जुड़े हुए हैं, यानी कोई इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है या सारे पढ़ता है, उनको अपन निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, 12 और 15 27, 12 और 15 27 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनके साथ में, मतलब लोकल के साथ में हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से 8 दोनों में काउंट हो रहा है तो 8 को निकाल देते हैं। तो ये हो गया 29 माइनस 19, 29 में से 19 गया तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा सीधा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर के एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अरे मेरे भाई, 40 लीटर में 17 और 3, 17 3 20 हो गया और ये है 40, डबल है। तो इसका मतलब इसको मैं सीधा सीधा इनकी मात्रा ही लिख देता हूं, मिल्क और वाटर। डबल करूंगा तो 17 का डबल 34 लीटर तो दूध हो गया और 3 का डबल 6 लीटर पानी हो गया। अब ये कह रहा है इसमें कुछ दूध और मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें कुछ दूध और मिलाएंगे, यानी पानी की मात्रा कांस्टेंट है, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद में ये 7:1 हो जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को, रेशियो का कोई क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि अगले ने पानी की मात्रा फिक्स रखी है तो एक काम करो, आप भी पानी की मात्रा सेम कर लो। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बनाओ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो पानी की मात्रा तो इसमें फिक्स है। अगर पानी की फिक्स है तो ये देख लो दूध की मात्रा कितनी बढ़ गई, 34 से 42 हो गई। इसका मतलब दूध की मात्रा कितनी बढ़ी है, 8 बढ़ गई। तो इसमें 8 लीटर दूध और मिलाने के बाद में दूध और पानी की मात्राओं का अनुपात 7:1 हो जाएगा। सीधा सा एक लाइन का क्वेश्चन। एक चावल की कीमत की में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक को 8,000 में 125 किलो चावल अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ये चीज मैं आपको पिछले पेपरों में भी सब में बता चुका हूं। ये हर पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। एक तो प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, एक अगला मूल्य में वृद्धि या कमी के बाद में घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछ सकता है।
दोनों चीज। और ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट की कमजोरी है, क्योंकि इसको परसेंटेज से सोल्व करते हैं तो स्टूडेंटों की गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक काम करो, 8,000 रुपए की खरीदी है, 20% मूल्य में कमी हुई रही है, 125 किलो अधिक खरीद पाता है। ये तो आपको दोनों में लिखना है, 8,000 गुणा 20% की कमी और 125 किलो अधिक खरीद सकता है। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि जो बाद वाला मूल्य होता है ना, चाहे मूल्य में कमी हुई या वृद्धि हुई, इसके बाद वाले मूल्य के साथ हमेशा यहाँ 100 आएगा। तो पहले वाले मूल्य के साथ अगर कमी है तो घट के आएगा और वृद्धि है तो जुड़ के आएगा। ठीक है, ये सीधा सा इक्वेशन हो गया। तो अब आप ये देखिए दोस्तों, 80 का भाग 8,000 में गया 100 बार, ये कट गए 25 चौक 100, 25 5 125, 5 का भाग इसमें गया 4 बार, और 4 को 4 से गुणा किया तो मेरे भाई कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि चावल की कीमत जो है वो पहले कितनी थी, 16 रुपए पर केजी थी। 16 रुपए पर केजी, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्या का औसत 25। 9 संख्या सबका औसत 30 है, जिनमें से पहली 5 का औसत तो 25 बताया और अगली 3 का औसत 35 बताया, जबकि सबका औसत इसने 30 बोला है। अब अगर पहली 5 संख्या का औसत 25 है, इसको आप 30 बोल रहे हो, तो कितना बढ़ा के ले रहे हो, 5 बढ़ा के ले रहे हो। एक संख्या को 5 बढ़ा रहे हो, और ऐसी है कितनी संख्या जिनका औसत 25 है, 5 संख्या है, तो इसका मतलब सारी संख्याओं में टोटल कितना बढ़ा के ले रहे हो, 25। जिन 3 संख्याओं का औसत 35 है उसको आप ओवरऑल 30 बता रहे हो, तो इसका मतलब 5 कम करके चल रहे हो। एक संख्या को 5 कम करके चल रहे हो, तो ऐसी संख्या जिनका औसत 35 है वो कितनी है, 3। तो 3 संख्याओं में ओवरऑल कितना कम करके चल रहे हो, 15। तो देखो यहां 25 बढ़ा के चलोगे और यहां 15 घटा के चलोगे, तो ओवरऑल तो 10 बढ़ा के ही चलोगे ना। ठीक है, ओवरऑल आप 10 बढ़ा के चलोगे दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, जो संख्या बच गई, क्योंकि 9 में से 5 और 3 8, तो ये हो गई, तो जो बच गई ना वो संख्या इससे 10 बढ़ा के लेनी पड़ेगी, यानी कि 30 + 10 बराबर 40 होगी। ये लो, सीधा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपए, बी और सी की औसत मासिक आय 1560, ए और सी की औसत मासिक आय 1440। तो सी की मासिक आय क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए, जब दो दो के औसत देकर आपको लास्ट में किसी एक का वैल्यू पूछी जाए, तो दोस्तों इसका सबसे शॉर्ट तरीका दुनिया के किसी कोने में मिल जाए तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, सबसे शॉर्ट सबसे सबसे सिंपल मेथड है कि जिन जिन पदों में सी लिखा हुआ है उनको ऐड कर दीजिए, और जिसमें नहीं है उसको इसमें से निकाल दीजिए, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सी देखो, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, ए बी में नहीं है, बी सी में है, ए सी में है, तो बी सी और ए सी तो ऐड हो जाएंगे, 1560 + 1440 तो जुड़ जाएंगे, और इसमें से जिसमें नहीं है वो निकल जाएगा 1400। 1440 में से 1400 गया तो 40 बचा, 1560 में 40 जुड़ गया तो ये लो 1600। ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि 42 और 49 का की संख्याओं का लेसेप एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। मेरे भाई दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात चाहिए। एक काम करो, दोनों को आप ये देखो, दोनों में कॉमन कौन है, तो इसमें कॉमन ये 7 × 6 है, ये 7 × 7 है। तो अगर लेस और मैसे की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन को तो लिखना ही है, कॉमन के अलावा बाकी को गुणा करना है, यानी एलसीएम तो 7 × 7 × 6 यानी 42 हो गया। भाई कॉमन को तो एक बार ले लिया और बाकी दोनों को गुणा कर दिया, और एचसीएफ में केवल कॉमन लिखा जाता है, तो कॉमन तो आपका कटना ही कटना है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना हुआ, 42:1 हो गया। ये लीजिए, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल डाले हैं। अगला कह रहे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। देखो दोस्तों, ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म को पार करने पर ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि टोटल लंबाई टोटल दूरी दोनों का योग होगा, और इसको पार कर रही है वो कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। फिर कह रहा है कि और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में, टेलीग्राफ पोस्ट यानी टेलीग्राफ कोई खंबा लगा हुआ है उसके ऊपर, उसको 6 सेकंड में पार करती है। तो एक बात बताओ, खंबे को पार करेगी तो केवल ट्रेन को खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी, खुद की लंबाई चलने में वो कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। तो अब आप एक चीज देख सकते हो दोस्तों, ट्रेन
और प्लेटफॉर्म दोनों टोटल 10 सेकंड में पार होते हैं और ट्रेन अकेली 6 सेकंड में पार होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 सेकंड में से 6 सेकंड तो ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में लग गए। तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में कितना समय लगेगा? केवल प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको पार करने में उसको 4 सेकंड का समय लगेगा। सही है ना? केवल 4 सेकंड का समय लगेगा। तो अगला कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल बताइए क्या होगा। देखो पूरा का पूरी चीज अपन ने समझ ली। अब अगला कह रहा है रेलगाड़ी की एक तो लंबाई बताओ और एक उसकी चाल बताओ। मेरे भाई आप एक चीज देखो कि 240 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म था, उसको 4 सेकंड में पार कर रहे हैं। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 4 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितना पार करेगा? यानी कि यहां से आप उसकी चाल ज्ञात कर सकते हो। चाल बराबर दूरी बटा समय। 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 4 सेकंड में पार कर रहा है। तो एक बात बताओ, 60 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं आया? और 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से ये डिवाइड हो गया 12 टाइम। 18 गुणा 12 बराबर 216 किलोमीटर पर आवर आ गई। 216 किलोमीटर पर आवर कौन सा लिखा हुआ है? चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना? दूरी वाली और ज्ञात कर सकते हो आप। अब 216 यानी 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और खुद को 6 सेकंड में पार कर रहा है। तो 60 मीटर पर सेकंड से 6 सेकंड में टोटल कितनी दूरी चल जाएगा? 360 मीटर चल जाएगा। और 360 मीटर क्या है? ट्रेन की खुद की लंबाई है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? पहली बात तो बिजली के खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी केवल खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। 90 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। 5/18 से 18 का भाग इसमें 5 बार, 5 5 25। तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। यानी दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 35/25। आप 5 से कैंसिल किया तो ये आ गया 7/5। 7 में 5 का भाग देंगे तो 1.4 सेकंड। तो इसका मतलब 1.4 सेकंड के अंदर अंदर वो रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत 50 है, यानी कि मेल और फीमेल का अलग अलग एवरेज दे दिया। मेल का औसत वेतन 52 है और फीमेल का जो औसत वेतन है वो कितना दे रखा है? 42। और सबका कंप्लीट वेतन बता रखा है सभी कर्मचारियों का 50। तो 50 इन दोनों का मिश्रण ही तो हुआ, तो मिला के हुआ, यानी एलिगेशन हो गया। 52 और 50 में अंतर 2 का है, 42 और 50 में अंतर 8 का है। तो इनका अनुपात यानी मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया 4:1। यानी 4 पुरुष और 1 महिला है। तो अगला कह रहा है महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी हुई? महिला 1 है, टोटल कितने में से? 5 में से। तो 1/5 100% की उसका परसेंटेज कितना हो रहा है? 20% हो रहा है, 20%। एक महिला है 5 में से, तो 100% का 5वां हिस्सा कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। अगला क्वेश्चन। यदि बिक्री कर को 3.5 से घटाकर 3 से ही 1/3% कर दे तो 4200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदने में व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो एक देखो 3.5% का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 1 7/2%। और 3 से ही 1/3 का मतलब 3 तिया 9 और 1 10/3%। एक चीज देखते हैं पहले, इनके बीच का अंतर देखते हैं कितना है। तो ये 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तिया 21 माइनस 10 दूनी 20। 21 में से 20 गया तो 1/6% आया। 1/6% का मतलब होता है 1/600। परसेंट हटेगा तो 100 का भाग लग जाएगा। यानी कि इतने का फर्क हो रहा है ये करने से। ठीक है? तो अब ये देख लो 4200 का 1/600 कितना होता है? 4200 का 1/600 करोगे तो कितने रुपए आ गया? 7 रुपए आ गया। ये लीजिए इतने रुपए का फर्क पड़ जाएगा उसके। सीधा सा नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5 3/4 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। पहले ये समझिए पी है, क्यू है और आर है। अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता, तो पहले अपन क्या करेंगे? इस रेशियो को सही करेंगे। तो देखो 2 के नीचे वाले को, अब पहले को हल करना है तो एक काम करो, नीचे वाले को छोड़ दो और इसकी जगह इन दोनों से गुणा करो। तो 8 चौक 32 दूनी 64 हो जाएगा। दूसरे वाले को हल करना है तो 3 के नीचे वाले 4 को छोड़ दो और इन दोनों से गुणा करो। 8 पंजो 40 का 3 गुणा 120 हो जाएगा।
और तीसरे वाले को हल करना है तो 5 के नीचे 8 को छोड़ दो और इन दोनों से गुणा कर लो। 5 चौक 20, 20 को 5 से किया तो 100 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये 100 हो जाएगा। अब ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो, ये 16, ये 30 और ये 25। ठीक है। अब इसने कहा कि 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी में से 50% पूंजी बढ़ा देता है। पी अपनी पूंजी की 50% पूंजी बढ़ाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं एक बार तो सबने 12-12 महीने अपनी पूंजी लगा दी। ठीक है, 12-12 महीने के लिए सबने अपनी पूंजी लगा दी। अब इसने क्या किया, इसने 4 महीने बाद अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर ली। पूंजी की 50% कितनी हो गई, 16 की 50% यानी आधी। 4 महीने बाद में इसने आधी पूंजी और लगा दी, तो इसका मतलब 8 रुपए इसने 8 महीने के लिए और लगा दी। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, 16 गुणा 12 192, या फिर इसको आगे भी ऐसे भी कर सकते हो आप, और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% कमी कर दी, तो 30 का 20% कितना होता है, 20% यानी 5वां हिस्सा 6 रुपए। इसमें से इसने 6 रुपए कम कर दिए, वही कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो 16 गुणा 12 192, 192 में 64 जुड़ जाएगा। ठीक है, 192 में 64 जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गया 256 इसकी साझेदारी। ये 12 गुणा 30 360, 360 में से 48 गया तो इसकी साझेदारी 312 की, और ये हो गया 25 गुणा 12 300 की। ये अगले की यानी कि पूंजी बढ़ाने और घटाने के बाद में सबकी साझेदारी आ चुकी है दोस्तों। अब इसने कहा कि एक वर्ष के अंत में 28,210 के कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा बताओ। टोटल लाभ हो रहा है, देखो यहां लाभ जो होता है ना वो साझेदारी के अनुपात में ही होता है, तो साझेदारी का अनुपात जितना है वही लाभ होगा। तो यहां से मैं जोड़ूं तो 3 3 6 2 8 56 और 12 68, यानी 868 रुपए जो साझेदारी के अकॉर्डिंग टोटल इनका साझेदारी या लाभ का अनुपात है वो बटेगा 28,210 रुपए। तो एक का मान, एक हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, 28,210 बट्टा 868। और इसने पूछा किसका है, इसने पूछा है क्यू का हिस्सा, उसमें से क्यू के हिस्से की साझेदारी है 312। तो 28,210 बट्टा 868 गुणा 312, इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये 10,140 रुपए आएगा सीधा सीधा कैलकुलेट करने पे। तो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है क्रय और विक्रय का अनुपात 15 और 14 है, यानी 15 में खरीदा तो 14 में बेचा, तो हानि प्रतिशत क्या है, सीधा सीधा है। 15 में खरीद कर 14 में बेचेगा तो 1 का घाटा है, किसमें, 15 में, कितने परसेंट, गुणा में 100। 5 से कैंसिल हो गया तो ये 100 में 5 का भाग 20 बार, 15 में 5 का भाग 3 बार, और 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से ही 2/3% का क्या होगी, हानि होगी, लॉस हो गया। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का एलसीएम कितना होगा। दोस्तों भिन्न संख्याओं का जब एलसीएम पूछा जाता है ना, तो उसके लिए क्या करता है कि जो भिन्न में ऊपर वाली संख्या है उनका तो एलसीएम होगा, अगर एलसीएम पूछे तब, और नीचे वाली जो संख्या है 3, 6, 9 और 18 उनका फिर एचसीएफ होगा, उल्टा होता है। और अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ होता और नीचे वाली का एलसीएम होता। तो यहां से देखो, इन सब का भाग जाने वाली संख्या है 10, वो एलसीएम हो गया, और इन सब का एक कॉमन फैक्टर 3, 6, 9, 18 का कॉमन फैक्टर है 3, तो ये लो 10/3 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला कह रहा है 37,500 को 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर, अगर हर साल 2% लग रही है, 4 साल का टाइम है, तो टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा, 8%। भाई साधारण ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज का तो कोई झंझट नहीं है, हर साल 2-2% मिलेगा, तो 4 साल तक टोटल कितने परसेंट मिल गया, 8% मिल गया। तो ये लो 37,500 का 8% कितना होगा, 37,500 का 8% पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 375 को 8 से गुणा करना, 375 का डबल हो गया 750, 2 से तो कर दिया, अब बच गया कितना, 4, तो 750 का 4 गुणा 750 का डबल 1500, 1500 का डबल 3000। कैलकुलेशन करो ऐसी कि पेन चलाना ना पड़े। अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। लड़के हैं टोटल 72, 280 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है, दीवार की लंबाई यानी टोटल किया गया काम है 280 मीटर, और इसको वो 21 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे, कितने लड़के नहीं पता, वो 200 मीटर लंबी दीवार, अब की बार काम कम है 200 मीटर, और उसको बनाना भी कम दिनों में 18 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों कंसेप्ट होता है MDH/WR,
तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू आर में जो जो वैल्यू दे रखी है वो सारी वैल्यू यहां पुट कर लो। तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू और आर, उसमें से देखो एम और डी दे रखे हैं 72 गुणा 21, डब्ल्यू का मान दे रखा है 280, यहां दे रखा है एम का मान x, डी का मान 18 और डब्ल्यू का मान दे दिया 200। तो x की वैल्यू चाहिए 18/200 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 72 गुणा 21/280 और ये हो जाएगा आपका 200/18। 18 का भाग इसमें 4 बार चला गया, ठीक है, 4 का भाग इसमें 70 बार गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 का भाग इसमें 3 बार गया, तो मेरे भाई ये आ गया 20 या 60। तो इसका मतलब उसी काम को 200 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी? 60 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, 15 वस्तु की खरीद के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी ये दोनों ही एक प्रकार से छूट हो गई। 4% डिस्काउंट दे रहा है वो भी छूट है, और हर 15 वस्तु पर एक वस्तु फ्री में दे रहा है वो भी छूट है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? फेस प्राइस और सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों देखते हैं। 4% छूट का मतलब तो हो गया कि 100 रुपए मांगेगा तो 96 में बेचेगा। अब 100 के बजाय 96 में बेचेगा, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो मैं इसको सीधा लिखता हूं कि 25 के बजाय 24 में बेचेगा 4% छूट से। तो जबकि इसने एक बात और कही है कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री भी दे देता है। 15 वस्तु खरीदेगा तो एक वस्तु फ्री में दे देगा मुफ्त में। तो एक बात बताओ, इसका मतलब यह हो गया कि पैसे 16 के मांगेगा और देगा कितनी? 15। 16 के मांग के 15 के पैसे ले लेगा, एक फ्री दे देगा। ये सीधा सीधा हो गया। ये तो 4% डिस्काउंट की हो गई, ये हो गई आपकी वस्तुओं की। अब देखो आप इसका यहां से कंबाइंड अपन अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पता करते हैं, क्या आएगा। पहले तो देखो ये कैंसिल हो गया, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 तिया 15। तो टोटल अंकित मूल्य तो हो रहा है 5 दूनी 10 और विक्रय मूल्य हो गया यहां से 3 तिया 9। यानी मैं ये कह सकता हूं इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल कि 10 रुपए मांगकर 9 में बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस प्रकार उसको 35% का लाभ होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसका मतलब अगर 100 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में? 135 में। इसको अगर मैं 5 से काट दूं तो ये कह सकता हूं कि 20 में खरीदकर 27 में बेचेगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां विक्रय मूल्य है 27 और यहां विक्रय मूल्य है 9। अगर दोनों अब विक्रय मूल्य तो बराबर करूंगा, तो यहां विक्रय मूल्य बराबर करूं तो मैं इसको किससे गुणा कर देता हूं? 27 27 करने के लिए 3 से। तो ये कहूंगा अंकित मूल्य 30 है तो विक्रय मूल्य 27 है, और इधर 20 रुपए क्रय मूल्य है और 27 रुपए अंकित मूल्य है। तो अब सबका सेम हो गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात है। अगला कह रहा है ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। क्रय मूल्य है 20, अंकित मूल्य है 30, कितना अधिक है? 10। किससे? 20 से। कितना % है? गुणा 100। तो ये इससे 50% ज्यादा है। सबसे सिंपल मेथड है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। जब एक साथ एक ही प्रकार की दो कैटेगरी दे देना तो दोनों के पहले कंबाइंड फॉर्मेट पता किया करो, तो ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ किसी काम को 14 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो टोटल काम हो जाएगा गुणा 14। व्यक्तियों की संख्या को टोटल दिनों से गुणा कर देंगे तो काम आ जाएगा। और कह रहा है 4 महिला और 2 पुरुष, 2 पुरुष और 4 महिला उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों चीजें आपस में बराबर है, बराबर है तो करो गुणा। 14 दूनी 28 एम और 14 एकम 14 डब्ल्यू। इधर 8 दूनी 16 एम, 8 चौक 32 डब्ल्यू। अब ये देखो 28 एम है, 16 एम है, तो टोटल बच गया 12 एम। इधर 32 डब्ल्यू है, 14 डब्ल्यू गया तो बच गया 18 डब्ल्यू। तो इसको सोल्व करने पर एम और डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ गया? एम का तो आ गया 18 और डब्ल्यू का वैल्यू आ गया 12। दोनों को कैंसिल करेंगे 6 से, तो ये इनकी काम करने की कैपेसिटी या इनका काम आ गया। एम अगर 3 काम करता है तो डब्ल्यू कितना करता है? 2 काम करता है। कह रहा है यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, 3 काम के उसको 600 रुपए मिल रहे हैं, यानी 200 से गुणा किया जा रहा है, तो फिर एक महिला को एक दिन का काम करने का इसका 200 गुणा कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपए में मिलेंगे। यही पूछ रहा है, महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए? तो 400 रुपए मिलने चाहिए। ये लीजिए, हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन,
कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। टोटल बजट पीछे के बजाय 60% बढ़ गया, यानी कि अगर 100 रुपए में खरीद रहे थे तो अब ओवरऑल 160 रुपए हो गया टोटल मिला के। अब कह रहा है कि जूतों की, वो तो पूरा कंप्लीट जूतों के ऊपर पूरा बजट बढ़ गया। अब उसमें से हो सकता है जूतों की संख्या भी बढ़ गई हो, मूल्य भी बढ़ गया, दोनों पॉसिबिलिटी है। जिसमें इसने कहा कि जूतों की कीमत तो 20% बढ़ी है, बिल्कुल, तो यानी कीमत से तो 100 से बढ़कर कितना होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था, लेकिन हो गया कितना, 160। तो अगला पूछ रहा है बाकी की वृद्धि किसकी वजह से हुई है, जूतों की संख्या में वृद्धि की वजह से हुई है। तो अगला यही पूछ रहा है पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 120 से 160 पर ले जाने का काम कौन कर रहा है, 120 से 160 पे ले जाने का काम कर रहा है जूतों की संख्या। कितना बढ़ाया, 40, किसमें, 120 में, कितना परसेंट, गुणा में 100। तो 40 और 120 1/3 हिस्सा है, 100% का 1/3 हिस्सा होता है 33 सही 1/3%। तो जूतों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट हो गई, 33 सही 1/3% हो गई। एक लाइन से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए दोस्तों एग्जाम में, यही डिमांड है एग्जाम की। अगला कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, ये अनुपात है 3:7। हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाएं, अगर इसमें 10 लीटर पानी मिला दे, दूध की मात्रा को नहीं छेड़ा, तो अनुपात हो जाता है 1:3। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है, एक बात बताओ, दूध की प्रारंभिक मात्रा का अनुपात कितना है, 3:7। थोड़ा सा माइंड से कैलकुलेशन करो। दूध की मात्रा, अगर दूध 3 है तो पानी है 7, और यही पूछ रहा है प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी है वो बताओ। तो प्रारंभिक दूध की मात्रा में एक बात बताओ, 3 का मल्टीपल ही तो होगा। अब 3 का मल्टीपल इनमें से केवल एक ही है, 15 लीटर, तो आंसर आ गया 15 लीटर। दिमाग से काम करो मेरे भाई, वो जमाना गया आजकल घिसी पिटी कैलकुलेशन करने वाला, ठीक है। अगर उसके चक्कर में अभी भी फंसे रहोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है कि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी 1-1 साल की किस्त बन रही है। 4 वर्षों के बाद राशि पर 700 रुपए हो जाती है। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपए हो जाती है, 8 वर्षों के बाद 1000 रुपए हो जाती है। तो शुरुआती रकम क्या है, देखो शुरुआत में कितनी थी नहीं पता, 4 साल बाद में हो गई 700 और 8 साल बाद में हो गई 1000। तो मुझे एक बात बता दो आप, एक सीधी सीधी चीज बता दो, ये भी 4 साल में हुआ है, ये भी 4 साल में हुआ है। और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि समान समय अंतराल के मूलधन और मिश्रधन हमेशा एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी P/700 और 700/1000 ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई, 700 इधर भाग में गुणा में आ जाएगा, 700 गुणा 700/1000। 2 और 1 3 0 से 3 0 कट गया, तो 70 गुणा 7 हो गया 490। ये लीजिए सीधा सीधा शुरुआत में वो रकम, यानी उसका प्रिंसिपल जो है वो कितना था, 490 रुपए उसका प्रिंसिपल था। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है निम्न में से विषम, यानी कि ऐसा बताओ जो इनसे अलग है। अलग है तो भाई साहब 4096 16 का क्यूब है, 5832 18 का क्यूब है, 4913 17 का क्यूब है, 3380 किसी का भी क्यूब नहीं है इसका, क्योंकि 3375 होता है 15 का क्यूब, 3375 होता तो ये 15 का क्यूब हो जाता, यानी कि बाकी ये सारी की सारी पूर्ण घन संख्या है। चौथा ऑप्शन जो है वो पूर्ण घन नहीं है, वो इनसे अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, 65 किलोमीटर की स्थिर चाल से यात्रा करती है एक कार, 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 195 किलोमीटर 65 की स्पीड से चलेगा तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 3 घंटे में पहुंच जाएगा, ये लो। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 3 मित्र ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 36 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। यहां से मान लो दौड़ना शुरू कर रहे हैं, पहला पहुंच रहा है 24 सेकंड में, दूसरा चल रहा है 30 सेकंड में, और मेरे भाई तीसरा पहुंच रहा है 36 सेकंड में। तीनों की टाइमिंग अलग अलग है, यानी तीनों की स्पीड अलग अलग हो जाएगी। तो चाहे शुरू एक साथ हो जाएंगे लेकिन बाद में सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो अगला कह रहा है कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर वापस मिलेंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर संख्याओं को एक जगह मिलाने का काम करना है, एकत्रित करने का काम करना है, तो वो काम हमेशा एलसीएम कर सकता है, और अगर संख्याओं को तोड़ने का काम करना है तो वो काम एचसीएफ कर सकता है।
ठीक है, तो यहां से मिलाना है तो मिलाने के लिए इनका एलसीएम करते हैं। 24, 30 और 36 का एलसीएम। एलसीएम से जो मान आएगा वो कंबाइंड टाइम आएगा, जिसके बाद भी वापस उसी बिंदु पे दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं 6 गुणा 4, ये 6 गुणा 5, ये 6 गुणा 6। तो एलसीएम देखो 6 तो कॉमन है, तो वो तो एक बार आएगा, बाकी 4, 5, 6 का एलसीएम अपने को और लेना पड़ेगा। 4, 5 और 6 का भाग जाने वाली संख्या होती है सबसे छोटी 60। तो 60 गुणा 6 बराबर 360 सेकंड। 360 से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 360 सेकंड में कितने मिनट हो गए? 6 मिनट हो गए, यानी 6 मिनट बाद में वापस उसी बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। ये क्वेश्चन अपने को एक नई समझ, एक नई दिशा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एंटनी और बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु क्या है यदि उनकी आयु अभी 8:9 के अनुपात में। वर्तमान आयु पूछी है और वर्तमान में आयु 8:9 के अनुपात में दे रखी है। अब से 4 वर्ष बाद 9:10 हो जाएगी। तो फिर कह रहा है कि वो अनुपात कितना होगा। देखो दोस्तों, पहली चीज तो सीधा कर सकते हो, वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है, तो 8 और 9 का मल्टीपल कौन होता है? 8 और 9 का, ये तो 8 का है लेकिन ये 9 का नहीं है। ये 8 और 9 का है, 8 चौक 32, 9 चौक 36। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सीधा तो ऐसे हो जाएगा। आंसर हो गया आपका कौन सा? बी। और वैसे करना चाहो 8:9 था, 4 साल दोनों में जुड़ गया, तो 4 साल बाद में हो गया 9:10। यहां पर देखो अंतर, ये भी 4 का है, ये भी 4 का, होना चाहिए बराबर। 8 से 9 1 का अंतर है, वो 4 के बराबर है, यानी 1 साल नहीं है, 4 साल का मामला है। ठीक है, तो 1 का मान 4 के बराबर है, तो इनको 4 से गुणा करेंगे तो ये उम्र कितनी आ जाएगी? 32 और 36 आ जाएगी। ये लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सवाल। ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस 25 अगस्त 2024, अभी जस्ट 10 दिन पहले की एग्जाम की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था। ये सॉल्यूशन करवा दिया गया आपको। ठीक है, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी सॉल्यूशन की हुई। चलिए मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। डेली शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेशन चलता है यूट्यूब पे, तो आप प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हर एक कंपटीशन को ध्यान में रख के, खास तौर से एसएससी और रेलवे की सभी वैकेंसीज का एक फाउंडेशन टाइप प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो वो ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।